चलिए भाई, तो आज हम करंट अफेयर की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि करंट में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? पर्सन और पर्सनैलिटी। दुनियादारी सब एक तरफ है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पर्सन है और किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरीके के प्रश्न पूछने का एग्ज़ाम में काफ़ी ट्रेंड रहा है। जैसे कोई एक नाम दे देते हैं और फिर 4 क्षेत्रों के नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सन और पर्सनैलिटी, मतलब जो व्यक्ति हैं उन वो किस क्षेत्र के व्यक्तित्व हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हमेशा ज़्यादा रही हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो इस चीज़ को आप पाएंगे। एक तो ये मुद्दा है। दूसरी चीज़, खेल से क्वेश्चंस आते हैं लगातार, स्पेशली क्रिकेट से उन्हें बड़ा लगाव है, तो आप गेम्स पे भी अपनी नज़र बनाए रखिए। अब गेम्स में भी क्या होगा, जैसे आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे दिया गया? सबसे कम उम्र में भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताए कोई? तो ओवरऑल घूम फिर के आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि जो पर्सन है और पर्सनैलिटी है उनसे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम समय में आए हैं। जैसे अभी लास्ट 17 दिसंबर के पेपर में भी आप बात करेंगे तो आपके किससे क्वेश्चन पूछा गया था? पर्सन पे। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, किसे पद्म विभूषण दिया गया? ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। तो भारत रत्न के बाद दूसरे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हो जाते हैं वो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, क्रम से देखेंगे तो भारत रत्न सबसे ऊपर। अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन से हैं? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पद्म विभूषण, फिर उसके और नीचे जाएंगे पद्म भूषण, और उसके और नीचे जाएंगे तो पद्मश्री। एक तो आप क्रम याद रखना इनका, ठीक है। तो ऐसे समझ लो भारत रत्न तो है ही सबसे बड़ा, फिर पद्म विभूषण बड़ा, फिर थोड़ा और छोटा पद्म भूषण, और फिर और छोटा पद्मश्री, ठीक है ना। तो विभूषण, भूषण और श्री, तो ये तीन जो है सबसे नीचे से कैसे करेंगे? आप पूछ रहे सबसे इन तीनों में हायरार्की क्या है? तो सबसे पहले पद्मश्री है, उसके ऊपर पद्म भूषण, उससे ऊपर पद्म विभूषण है। तो ये तीन स्थितियां रहती हैं। दूसरी तरफ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या है, सबसे ऊपर कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार है। तो इन सब में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पर्सन है और पर्सनैलिटी, मतलब किस क्षेत्र से वो व्यक्तित्व संबंधित हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। अब वो खेल संबंधित व्यक्तित्व हो सकते हैं, कोई अवार्ड के विनर हो सकते हैं, कोई सरस्वती सम्मान वाले हो सकते हैं, व्यास सम्मान वाले हो सकते हैं, और हम फोकस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर बहुत है, आप जितना चाहें उतना करंट पढ़ सकते हैं और ये अपने आप में करंट देती रहती है, लेकिन हमें किस पे ध्यान रखना है? जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले मैंने बात की विंदेश्वर पाठक की, तो आपको ध्यान रखना है कि सुलभ इंटरनेशनल, डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे। तो ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल को स्थापित किया था और 10,000 से भी ज़्यादा सुलभ इंटरनेशनल, आप सब देखते हैं जब भी हमें होती है तो हम लोग बोलते हैं सुलभ बता दो भैया कहाँ पर है। जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वॉशरूम अवेलेबल नहीं है या कुछ भी, तो यही विंदेश्वर पाठक हैं जिनकी डेथ हुई है अभी हाल में, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो 15 अगस्त 2023 को विंदेश्वर पाठक जो हैं इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक। बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये किसके फाउंडर हैं? सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल कब बना? 1970 में बना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। और इनकी डेथ कब हुई है? 15 अगस्त 2023 को हुई थी इनकी डेथ, ठीक है। क्लियर है? चलो इनको एक तरफ कर देते हैं। एक और व्यक्तित्व को हम लेना चाहेंगे, आप बताइए, आपको थोड़ा बहुत पता हो तो पूछ ही लेते हैं, उल्टा चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है।
क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को। तो जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग करंट के साथ में मिसलेनियस लेके चलेंगे, जिससे उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या उनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अब वो हिस्ट्री की हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, किसी की भी हो, डजंट मैटर, चूँकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसके साथ उन्हें कवर करना है। हम सब जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति लाने में, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो एम.एस. स्वामीनाथन जी का है। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से हम इन्हें जानते हैं। पहली चीज तो इनकी डेथ कब हुई? कब? ठीक है, तो 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हुई है। फिर वही बात की लास्ट ईयर ही डेथ हुई है। 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हुई है। और इनका जन्म पता है कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 को। कब? 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। किनका? एम.एस. स्वामीनाथन का। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 28 सितंबर, अब क्या बोलते हैं, अभी हाल में लास्ट ईयर एक महान व्यक्तित्व जो भारत में हरित क्रांति से संबंधित रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है, नाम बताओ। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनकी क्या हो गया? बोलिए बोलिए। गजब प्राणी है लड़की यार, मतलब हम कह रहे हैं क्या हो गया, ऐसा क्या बता दिया, इतना लंबा इनका टेन्योर है, तो क्या दिक्कत है भाई? आप जियो के लिए रोके क्या आपको? हैं? लड़की गजब है यार। ठीक है, तो 7 अगस्त 19, मैंने सोचा कि ऐसा क्या एंटरटेनिंग बता दिया भाई कि इतनी खुश हो रही है। तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था और 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हो गई है। ठीक, अब मुद्दा आता है कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। हाँ, अब बोले कोई, चलो बताओ भाई लाइव में, एम.एस. स्वामीनाथन जी को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? इस प्रश्न को थोड़ा सा बता दीजिए, कोई भी अगर बताना चाहे तो जल्दी से। कोई अवार्ड मिला है या नहीं मिला है, पहले तो ये बता दो। अच्छा, मिला है, तो कौन कौन से अवार्ड में? रमन मैग्सेसे। आप तो बोलते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं। और अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहले ये समझ लीजिए कि जैसे सचिन तेंदुलकर पे क्वेश्चन आया था, तो सचिन तेंदुलकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, लता मंगेशकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले। अब ऐसे में क्वेश्चन में ना 3 पुरस्कार दे देगा, चौथे में देखो एमपीपीएससी में आएगा तो ऑल सही होगा, वो तो है ट्रिक, जब आपको कुछ नहीं आता तो ऑल माइनस मार्किंग है नहीं, आंसर ऑल ही होते हैं। लेकिन फिर भी अब अगर ऐसा पूछ ले कौन सा पुरस्कार नहीं मिला तो फिर पेंच फंस जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं इन्हें बेटा रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है, इन्हें पद्मश्री मिला है, इन्हें पद्म भूषण मिला है, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, और चारों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए, इनको 1971 में मिला था रमन मैग्सेसे, 1971 रमन मैग्सेसे अवार्ड। 1986 अल्बर्ट आइंस्टीन, 1971 और पीछे घुस जाओ, वहाँ से साइड में पहुँच जाओ। अच्छा ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड 1971, ठीक है। 1986 में बेटा इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंसेज अवार्ड
1987 में वर्ल्ड फूड अवार्ड, लिख लीजिए, वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट लिख लीजिए महात्मा गांधी प्राइज ऑफ यूनेस्को, महात्मा गांधी प्राइज ऑफ यूनेस्को। एक और लिख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। डेट नहीं पूछेंगे आप उनसे, वैसे 2007 का है लेकिन कोई नहीं पूछेगा आपसे ये। महात्मा गांधी प्राइज ऑफ यूनेस्को, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, हो गया। अब इसके बाद बेटा आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये लिख लीजिए पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989। ईयर सिर्फ मैंने इसलिए लिखवा दी हैं कि बस लिखवा दी हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, पद्मश्री मिला इन्हें, पद्म भूषण मिला इन्हें, पद्म विभूषण मिला इन्हें। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हें कौन सा, अब जैसे क्वेश्चन अगर टफ बनेगा, ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर से, लता मंगेशकर जी से और भी कुछ लोगों से इस तरीके के, और मैं एक, हमारा खेल रत्न पुरस्कार किनके नाम पर है, मेजर ध्यानचंद। कब है इनका जन्म दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं, नेशनल गेम्स डे। तो ये जो मेजर ध्यानचंद थे, इन पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। तो इस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना, और ये तब होते हैं क्वेश्चंस जब उनसे रिलेटेड कोई बड़ी घटना होती है। समझ में आ रही है ना बात। तो पद्मश्री इन्हें मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, रमन मैग्सेसे, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन से अवार्ड, बोलो जल्दी से, अल्बर्ट आइंस्टीन का अवार्ड भी मिला इन्हें, गांधी जी भी का मिला, वर्ल्ड फूड भी मिला और लाल बहादुर शास्त्री भी मिला। तो इतने पुरस्कार जो है इन्हें मिले, ऐसा लग रहा है सारे पुरस्कार इन्हीं ने ले लिए। ठीक है, एक होता है सबको बांट देते ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। अब ये सब क्यों लिखा रहे हैं, चूंकि ये क्वेश्चन आपकी इकोनॉमी का भी है, ये क्वेश्चन आपके साइंस का भी है, तो आपसे ये 3 मार्कर, इवन 7 मार्कर क्वेश्चन के, अब 3 तो बार बार आजाद में आ जाती, 2 मार्कर या 7 मार्कर के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया MS स्वामीनाथन पे, तो आप बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। इसी के पैरेलल में हम थोड़ा सा, क्या, अच्छा सन लिख दूँ, 1967, 1972, पद्म भूषण कब, विभूषण, सॉरी भूषण नहीं। ठीक है, देखो आप ना ज़्यादा सन नहीं खेलना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जहाँ होगी ज़रूरत हम खुद बोल देंगे कि यहाँ का ईयर आपको याद रखना है, बस जस्ट दे दिया कि, और हमेशा याद रखना पहले छोटे पुरस्कार ही मिलते हैं, तो पद्मश्री पहले ही मिलेगा, ऐसा नहीं पहले पद्म विभूषण दे दिया। भाई जब आपको सर्वोच्च सम्मान दे देंगे फिर नीचे के देने की जरूरत ही क्या है। बात समझ में आ रही है। ये ठीक वैसा क्वेश्चन है जहाँ पर ये होता है ना कि कोई मिनी रत्न बनती है कंपनी, फिर नवरत्न बनेगी, तभी महारत्न बनेगी। अगर वो महारत्न बन गई तो ऑटोमेटिकली वो मिनी रत्न और नवरत्न थी ही, क्योंकि सबसे पहले जब आप क्राइटेरिया फुलफिल करना शुरू करते हैं तो मिनी रत्न के करते हैं, उसमें भी 1 और 2 होती हैं, फिर उसके बाद नवरत्न बनती है कोई कंपनी और फिर महारत्न बनती है। अच्छा, इस पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, आपको एक लिस्टिंग याद करनी है कि कौन महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसके लिए उत्तर कब दे पाएंगे, क्वेश्चन तभी बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन महारत्न है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब मुद्दा ये है, हटती बहुत कम कंपनियां हैं, जुड़ती ही हैं आगे चल के,
तो आपको ये ध्यान रखना है, ना आपको नवरत्न याद रखना है ना मणिरत्न याद रखना है कि कौन कौन सी हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कौन महारत्न नहीं है, तो उसमें 3 महारत्न कंपनियां होती हैं और चौथी कोई नवरत्न या मणिरत्न की दे देते हैं, तो वो आंसर हो जाता है। उल्टा क्वेश्चन 3 नवरत्न या मणिरत्न दे दी, 1 महारत्न दे दी और पूछ ली कौन महारत्न है, तो या तो महारत्न है या महारत्न नहीं है। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे भोपाल की कौन सी कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल कैसी है, महारत्न कंपनी है, सेल कैसी है, महारत्न कंपनी। तो अब गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से, महारत्न पढ़ता है फिर वो थोड़ा विद्वान बनता है, बोले हम एक काम करते हैं नवरत्न भी पढ़ लेते हैं, फिर वो थोड़ा और विद्वान बनता है, बोलते हैं मणिरत्न भी पढ़ लेते हैं, और फिर वो ऐसी खिचड़ी पकती है कि वो जो जरूरत का है वो याद। देखो पढ़ने में आपको स्किल पे ही खेल है सारा, कि आपको ध्यान क्या रखना है। अब जैसे लोग अभी इस पे अगर ईयर याद करने बैठ गए, जैसे मैंने क्या बोला था रमन मैग्सेसे कब दिया, 1971 में, इसकी कोई नीड नहीं है, वो तो मैंने इसलिए लिखा दिया था कि आपको थोड़ा सा दिमाग में चीजें रहें। बाकी यहाँ ये कभी नहीं पूछेगा कब दिया गया, क्वेश्चन क्या आएगा, कौन कौन से पुरस्कार मिले या कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है, और ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी कौन कौन से पुरस्कार। तो अब आखिरी में उत्तर से मतलब है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो फिर पढ़ाई क्यों रहे बोले, अगर उत्तर यही आना है तो। मन में आता है लोगों के ख्याल, लेकिन ये चीज हमेशा तो लागू नहीं होगी। हाँ, तो नहीं मिला वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ऑल ऑफ द अबव तो जिंदाबाद है ही। ठीक हो गया ये। तो ये हो गए हमारे MS स्वामीनाथन और इससे पहले विंदेश्वर पाठक। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे भारत में एक होते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। चलो भाई, ये तो कुछ व्यक्तित्व थे जिन पे हमने बात की, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अष्टाध्यायी, चलो पूछते हैं अष्टाध्यायी किसकी है, अरे क्या बात है, पाणिनि की। अब बताना अष्टाध्यायी भाष्य किसकी है, दिमाग मत चलाना, मैं फिर बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लिया करो, ऐसी तो गलत होती है। अपनी बुद्धिमत्ता जो है ना वो थोड़ी सी रख के फायरिंग राउंड मत करो। अगर आप ये चीज़ नहीं सुधारोगे ना तो आप एग्जाम में फंसोगे, फिर आप किसी को भी दोष देते रहो, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे एक ही क्वेश्चन गलत क्यों होता है, मैं एक ही से क्यों रुक जाती हूँ। बुरा नहीं मानना, थोड़ा कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा मानसिक जो स्तर है ना वो बहुत ही गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है, हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछा तो हमें आता होगा तो हम ऐसे उड़ते हैं और वहीं हम गिरते हैं। तो एक याद रखिएगा, प्रशासक का सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है, धैर्य से सामने वाले की बात सुनना। सबसे पहला बात कुछ और ही हो, समझ कुछ और ही लो और अब एक्शन ले लो कि पता चले कि आप भविष्य में फंस गए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, अष्टाध्यायी भाष्य, और आंसर किसका कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखो कौन, पहले तो पहला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी बुक है, ठीक है। तो ये जो पाणिनि थे ये किसके दरबार में थे, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद, उसके दरबारी थे, इनके मित्र थे पाणिनि, जिनकी बुक है अष्टाध्यायी। और ये क्या है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण या संस्कृत ग्रामर, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत ग्रामर की बुक कौन सी है, ठीक। तो संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की बुक तो है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की है। और पाणिनि किसके दरबार में थे, महापदम नंद के दरबार में थे। इन्हें एक तरफ कर दो, ठीक है, खत्म ये बात अष्टाध्यायी वाली। दूसरी बात क्या है, महाभाष्य, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था वैसे मैंने,
क्या बोला था? अष्टाध्यायी भाष्य। तो आप हमें महाभाष्य का उत्तर क्यों दे रहे हैं? चलो अब बता ही रहे हो, हाँ बताइए। चलिए सरिता, महाभाष्य किसकी है? अच्छा, और है क्या ये महाभाष्य? ठीक है, तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि की है, और ये अष्टाध्यायी जो बुक थी उस पर टीका थी। तो कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी क्या कहलाती है? महाभाष्य कहलाती है। और ये महर्षि पतंजलि या योग गुरु, आप जानते होंगे योग दर्शन, ठीक है। अब ये सिलेबस में सीधा सीधा आ गया। तो योग दर्शन के जो जनक है पतंजलि, और ये किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, ठीक। तो महाभाष्य, क्वेश्चन मेरा कुछ और ही है, इतना आप लोग नोट करना चाहो तो कर लो, और बताओ मुझे कि अष्टाध्यायी भाष्य किसकी बुक है? लाइव में कोई बोलना चाहेगा? करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है। चलो हिंट देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, श्री मोदी जी ने इसका क्या करते हैं किसी बुक का? हाँ बहुत बढ़िया क्या किया इन्होंने? इसका अनावरण किया। अनावरण करेंगे, चलो उद्घाटन कह सकते हैं, अनावरण कह सकते हैं। मोदी जी ने किया था। किसकी बुक है? लाइव में कोई बोलना चाहेगा? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाओ। किसकी है? वेरी गुड। तो ये कौन है? और थोड़ा सा और, बढ़िया आंसर है, एकदम सही, थोड़ा और बता दीजिए किसके हैं? कहां पर है ये? अरे बता दो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है इसलिए तो यहां तक आए हैं। अच्छा बताया आपने। चलो मैं पूछ लेता हूं किसी और से, आपने तो इतना बता दिया। तुलसी पीठ कहां पर? और देखिए हम लोग मल्टीपल डायमेंशन में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के सुनना, अच्छी चीज है। तुलसी पीठ कहां है? और चित्रकूट किस जिले में? कहाँ है? सतना या मैयर? पक्का चेंज तो नहीं हुआ? ठीक। अब मुझे ये बता दो कि जो नया जिला मैयर बन गया उसमें आता है चित्रकूट या सतना में आता है? पक्का सतना में आता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि चित्रकूट जो है वो सतना जिले में है। आप लोग जानते होंगे जगत गुरु, सब जानते हैं इनका नाम। हाँ अब तो बोलोगे ही बोलोगे। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य, कोई है ऐसा जिनका नाम नहीं जानता हो इनका कोई? ये वो व्यक्ति हैं, जानते हैं आप इनके बारे में कुछ? नहीं? चलो ऐसे नहीं तो थोड़ा अलग तरीके से बता देते हैं। अभी बहुत चर्चित महाराज हैं। चर्चित महाराज कौन से हैं? ये नहीं, अरे अभी बहुत चर्चा में रहते हैं। अरे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी बहुत चर्चा में है। प्रदीप मिश्रा से बहुत ज्यादा फेमस है पंडित। और क्या कहते हैं मैंने? हाँ बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम के कारण बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम वाले जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके गुरु हैं रामभद्राचार्य। तो वो कितने फेमस होंगे अब आप समझ सकते हैं। और मैं बताऊं, ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये वही हैं रामभद्राचार्य। जब राम मंदिर पर सुनवाई हुई थी तो इन्होंने एविडेंस दिए थे, और उससे भी बड़ी बात बताऊं, इन्हें दिखाई नहीं देता है। मेरी बड़ी इच्छा है मैं तीनों किताबें पढूं, तो 2 किताबों के नाम और बता दीजिए इसी बात पे। 3 बुक है इनकी जिनका अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। एक क्या, देखो कन्फ्यूजन इसलिए मैं जानमान के हिस्ट्री से उठाया कि आपका चीजें एक साथ हूँ। अष्टाध्यायी पाणिनि की जो संस्कृत व्याकरण है, महापदम नंद के दरबारी और इनके दोस्त थे ये। यूपीएससी ने क्या किया था? पाणिनि पुष्यमित्र संघ के दरबार में थे, याद ही नहीं आएगा व्यक्ति को पतंजलि।
और होता है ऐसा क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान रखना, पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग जो कि योग दर्शन, और ये वही पतंजलि हैं बाबा रामदेव वाले। पतंजलि संस्थान की स्थापना बाबा रामदेव ने की है। जो योग दर्शन दिया जिसे बाबा रामदेव करवाते हैं, ये योग, अब चूंकि सिलेबस में स्पष्ट है आपसे षड दर्शन, तो ये योग दर्शन वाले हैं। क्लियर है? और ये है क्या? तो अष्टाध्यायी पे टीका था, कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी, क्या कहलाता है? महाभाष्य। क्वेश्चन क्या था? अब देखो दोनों मिल गए, अष्टाध्यायी और भाष्य। तो अष्टाध्यायी भाष्य किसकी बुक है? जगत गुरु राम भद्राचार्य की। ठीक, और इन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना की। लास्ट ईयर क्वेश्चन था तुलसी पीठ कहाँ स्थित है? तो तुलसी पीठ चित्रकूट में स्थित है। और चित्रकूट किस जिले में है? ठीक, सतना में। इनकी 2 बुकों के नाम और लिख लीजिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन सी बुक नहीं है राम भद्राचार्य जी की। लिख लीजिए, रामानंदाचार्य चरित्र, रामानंदाचार्य चरित्र, और एक है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ठीक है। अगर भारत की समृद्ध संस्कृति और उसकी सभ्यता और उससे विषय में कुछ अच्छा जानने की इच्छा रखते हैं तो आपको ये तीनों किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, अभी नहीं। तो अष्टाध्यायी भाष्य, ठीक है, रामानंदाचार्य चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। रासलीला नहीं कर देना अपनी इच्छा से, नहीं तो बाल लीला या रासलीला। कौन सी लीला? राष्ट्रलीला। ठीक, तो ये तो थे जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये किस मामले से संबंधित थे? तो अयोध्या राम भूमि में जो गवाही और जो एविडेंस देने की बात थी वो इन्होंने बताई थी वेदों का एक्सप्लेनेशन देके कि देखो राम थे। प्रश्न पता है क्या उठा था? अपोजिशन ने ये कहा था कि पहले आप ये तो सिद्ध करो कि राम है। आश्चर्यजनक रूप से कैसे लोग पागल हो जाते हैं, अगर हम बहुत सीधे शब्दों में बोलें। इस चीज को बोलने की किसी की हिम्मत होनी चाहिए कि राम थे कि नहीं थे। ठीक है, फिर हम बात ही क्यों करते हैं राम राज्य की? आज बड़े से बड़ा पॉलिटिकल थिंकर, हिस्ट्री का इतिहासकार, जब भी हम बोलते हैं अच्छा शासन क्या, तो क्या बात की जाती है? राम राज्य। तो राम किसी विशेष वर्ग विशेष के नहीं है। अभी आपने एक मौलवी जी ने कितने अच्छे, जब राम मंदिर का जो स्थापना हो रही थी ये सब आपने देखा होगा, प्राण प्रतिष्ठा के समय एक मौलवी जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, और वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो ठीक है ना, अब समझिए राम राज्य जो है ना, हम व्यक्ति विशेष और धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, आपको बिल्कुल एक अच्छे अधिकारी के रूप में समझना होगा। राम राज्य की अवधारणा को ही क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या लाया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि राम राज्य कैसा था? समझना भाई, अब फिलॉसफी के साथ में हिस्ट्री चल रही है और पॉलिटी। तो कैसा स्टेट था राम राज्य? वेलफेयर स्टेट था, कल्याणकारी राज्य था ये। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मतलब क्या है? पॉलिटी में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों पे आप किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष या किसी सिस्टम पर बात नहीं करना है इन सब से। तो बेसिकली क्या है, आप जब अधिकारी बनेंगे, उद्देश्य समझिए इस बात का, तो आपका उद्देश्य क्या कोई वर्ग विशेष को लेके होगा? आप अगर एसडीएम बनते हैं और कोई भी शिकायत लेके आता है या कोई भी समस्या लेके आता है तो आपका क्या उद्देश्य होगा? जैसे एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो क्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है? नहीं। किसके आधार पर? क्या धर्म होता है वहाँ? ठीक है, लोक सेवा और मानवता धर्म, कि भैया ये पेशेंट है, हमें इसका इलाज करना है। वही स्थिति आपकी प्रशासन में जाने के समय होनी चाहिए जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, इवन आज भी, कि आपको सिर्फ सेवा करनी है। और सेवा भाव है, क्या बोलते हैं आप, क्या बनेंगे आप? लोक सेवक। ध्यान रखना, एक और शब्द होता है
प्रशासनिक अधिकारी, बोल मत देना इंटरव्यू में, जान ले लेंगे मेरा सर, क्योंकि बोलते हैं लोग प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, बोले अभी से रुतबा, क्या बनना है आपको? अच्छा शब्द क्या है? एक होता है प्रशासनिक अधिकारी, पूछा जाता है क्यों बनना चाहते हैं आप, तो थोड़ा ज़्यादा दिखाने के चक्कर में बच्चे क्या बोल देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे सर, आप बन जाओ प्रशासनिक अधिकारी। तो क्या शब्द अच्छा है? लोग, भाई आप सेवा करने के उद्देश्य से जा रहे हो या नीता नगरी? देखिए हमारा जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उस समय भी होते थे अधिकारी, आईसीएस होती थी, तो उस आईसीएस को आईएएस में बदला, और वर्तमान में हम स्टेट में भी देखते हैं यही चीजें। तो आपको लोक सेवक बनना है, जनता के सेवक, बहुत सीधे सीधे बात करें तो ध्यान रखना, प्रशासनिक अधिकारी की जगह आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? लोक सेवक। क्योंकि जब आप प्रशासनिक अधिकारी रुतबा दिखाता है, कॉलोनियल सिस्टम की याद दिलाता है, ब्रिटिश शासनकाल की, जबकि हमें वो तो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? तो महाभाष्य पतंजलि का, अष्टाध्यायी पाणिनि की, संस्कृत ग्रामर की बुक है, अष्टाध्यायी भाष्य किनकी है? जगत गुरु रामभद्राचार्य की है, और तुलसी पीठ की स्थापना इन्हीं ने की थी, जो कि चित्रकूट सतना में स्थित है। अब यहाँ से आपको एक वर्क दे देता हूँ, क्योंकि उसे पूरा नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं। जितने भी सृजन पीठ हैं, क्या है? सृजन पीठ, ठीक, इनसे प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक आधो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, आई नो आप सब जानते होंगे। तो इस बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कौन सा सृजन पीठ है? ठीक है, तो बीयू में कौन सा है? बरकतुल्लाह निराला सृजन पीठ है, या कौन सा है? निराला सृजन पीठ। ऐसे ही उज्जैन में कौन सी यूनिवर्सिटी है? विक्रम विश्वविद्यालय है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी में कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? प्रेमचंद सृजन पीठ। ठीक है, तो हम जबलपुर चले जाएं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी। अरे आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, एमपी की बुक उठाना, आपको नहीं उठानी हो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसमें से पढ़ लेना। थोड़ा सा आप मतलब पैरेलल वर्क करिए, क्योंकि इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है कि मैं बोलूँगा कि भैया निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पढ़ाएंगे हम सब आपको, लेकिन आपका नैतिक कर्तव्य है कि सृजन पीठ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और 10 मैक्सिमम टू मैक्सिमम में आते हैं जो आप आराम से याद रख सकते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कभी कुछ नहीं होता तो मैचिंग में दे दिया कि कौन सुमिलित नहीं है, लास्ट ईयर मैचिंग में दिया था, तो आप प्रीवियस ईयर को थोड़ा अच्छे से देखते चलिए तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तुलसी पीठ पे हम थोड़ा सा सृजन पीठ पर गए थे। जैसे इंदौर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो यहाँ है कोई सृजन पीठ? बोलो हाँ या ना। ठीक है, वहां कौन सा है? गांधी शोध पीठ। ठीक है, एक आपका इंदौर के ही बगल में जगह है, कौन सी? लिंक चली गई, भेजे ना मित्र। इंदौर के बगल में कौन सी जगह है? महू है, महू में कौन सा है? सोच लो, बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है कि महू में कौन सा है, इवन खंडवा, खंडवा में ओंकारेश्वर में कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सीधी सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो आपको ये होमवर्क समझ लीजिए कि सृजन पीठ आपको सारे याद करके आने हैं। ठीक है, और सैटरडे तक इंतजार नहीं करूँगा मैं, मंडे को ही पूछ लूँगा आपसे। चलो, हो गया यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? इससे पहले हमने इसमें बात की MS स्वामीनाथन की, कोई समस्या? विंदेश्वर पाठक की कोई समस्या? चलो भाई, अब कुछ अवार्ड हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक है व्यास सम्मान, कौन सा? और इसी के पैरेलल में कौन सा? सरस्वती सम्मान। अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बुकर,
एक होता है बुकर इंटरनेशनल, ठीक है। अब जैसे आप एक बात बताइए, नोबेल प्राइज जो है वो किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? बोलो यार, कैसे कर देते हो, मतलब ऐसे करते हो कि किस किस में? हाँ, कुछ भी नहीं बोलना बस आप लोग। फिजिक्स, अच्छा बता किस कर रहे हैं पहले ये और बता दो आप। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोले बायोलॉजी, मेडिसिन, चिकित्सा, और अरे बोलो पापा, पीस, शांति, और साहित्य, लिटरेचर। इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, पहले इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। ये कब से देना शुरू हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिए, क्या बोल रहे हैं? 61 से अर्थशास्त्र दिख नहीं रहा है या अपने ही बता रहे हैं कुछ? अब दिखने लगा? 1 नहीं है, 9 है। तो 1969 जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थशास्त्र, शुरू में जब नोबेल प्राइज देना शुरू हुए थे तो इन्हीं क्षेत्रों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर। इसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में देना शुरू हुआ। तो पूछा जाता है कि बाद में किस क्षेत्र में शुरू हुआ? अब इसके साथ में मैथ में दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बनता है कि मैथ के क्षेत्र में कौन सा नोबेल प्राइज दिया जाता है, या यूं कहें कि मैथ का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को। क्या? एबेल पुरस्कार। थोड़ा ध्यान रखना, अभी सिर्फ समझ लो थोड़ा सा, ये वो चीजें हैं। तो अब मैथ का हो गया, ठीक है, अच्छे से। अब इनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से ईयर के क्या हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में एक लता मंगेशकर पुरस्कार होता है, चलो बढ़िया। एक इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार मध्य प्रदेश का, कालिदास, हाँ, और प्रभास जोशी, चलो ठीक है, और तानसेन, कालिदास, एकलव्य, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य है मध्य प्रदेश सरकार का? बताओ बताओ। अब देखिए, समझिए क्या करना है आपको। इनके करंट ईयर के एटलीस्ट आपको ये अवार्ड जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, लेकिन इन पे फोकस रखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम रही है। वैसे बताए कोई व्यास सम्मान मिला किसे? कुछ पता हो तो बोल दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। बात तो भारत रत्न में करनी है, लेकिन भारत रत्न में इतनी सारी बातें हैं कि अभी करना शुरू करेंगे तो वही अकेला हो पाएगा, इसलिए पहले छोटे छोटे पुरस्कार करके फिर भारत रत्न पे जाएंगे हम। देखिए, आप अच्छे से पहली चीज ध्यान रखिए कि 33rd नंबर का व्यास सम्मान हम आपको उतना नोट कराएंगे जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको कंटेंट ज़्यादा देंगे, तो जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ते रहें अपनी श्रद्धा भक्ति से। ठीक, एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से आएगा। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि व्यास सम्मान, और ये कौन से नंबर का था? 33rd, 3 मतलब 33वां व्यास सम्मान 2023। ठीक है,
किसको दिया गया, अच्छे से ध्यान रखिए, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती किसको दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। और उनका संस्मरण क्या है, यादें यादें और यादें। ठीक है, तो याद रखना, क्या याद रखेंगे, पुष्पा भारती यादें यादें यादें। ठीक है, तो यादें 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 के लिए किसको दिया गया, पुष्पा भारती को। और बेटा देखिए याद रखिएगा कि व्यास सम्मान और एक उसी के पैरेलल में जस्ट दोबारा बताया था, उसी के बगल में क्या लिखा था, सरस्वती सम्मान। ये दोनों सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन जो है वो देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो व्यास सम्मान कौन, तो आपको याद रखना है व्यास सम्मान या व्यास अवार्ड 33rd नंबर का था, 2023 का है, पुष्पा भारती को दिया गया है और यादें 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 के लिए दिया गया है। क्लियर है आपको ये बात, अच्छे से दिमाग में रखिएगा, कुछ भी आपको और याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद अब देखिए 33वां कौन सा था, व्यास, लेकिन सरस्वती कौन सा, 32वां। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखिए 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया। अब देखो आप फिर से कौन आया, कौन दे रहा है ये पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 जो है, अब देखो दिया ये 23 में गया। अब पता है गलती का क्या करेंगे बच्चे, कि इसे अपनी मर्जी से डेट बदल देंगे, तो ये 22 का सम्मान है जबकि वो 23 का था सम्मान। ठीक है, और ये अक्टूबर 2023 में शिव शंकरी को दिया गया। तो सरस्वती शिव शंकरी, सरस्वती अवार्ड किसको, शिव शंकरी को। और इनका क्या है, सूर्यवंशम नहीं है, ये सूर्यवंशम, वंशम नहीं है, वंशम। ठीक है, VAMSAM, तो सूर्यवंशम नहीं है, वंशम, गलत लिखा है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। ठीक है, आपको जैसे सूर्यवंशम से भी लग जाएगा उत्तर, आप तो याद रख लेना बस। ठीक, क्या क्वेश्चन सीधा पूछते हैं, बहुत खतरनाक हो जाता है पेपर, कि 32वां सरस्वती सम्मान इनकी किस रचना के लिए दिया गया, नाम दे देंगे 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को किस रचना के लिए दिया गया, तो सूर्यवंशम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि आपका 33वां व्यास सम्मान किसके लिए था, यादें यादें यादें, किनको, पुष्पा भारती। अच्छा, एक भारती कोई और है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, सोच लो। डेट नहीं आती बेटा, ये कभी नहीं आती कब दिया गया, तो जरूरत नहीं है लिखना है, आप लिख लो अक्टूबर 2023, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आता है हम वही पढ़ाएंगे बस, क्योंकि बहुत है पढ़ने को। तो अब बेटा इसके बाद याद रखिए शांति स्वरूप भटनागर, इसमें पुरस्कार के विजेता कभी नहीं पूछे गए। शांति स्वरूप भटनागर के क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और ऐसे ही एक कलिंग पुरस्कार पूछा गया है कि किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो इनमें नॉर्मली क्या पूछे गए हैं कि ये कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, मतलब किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो अब सीधी सी बात है कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि CSIR द्वारा दिए जाते हैं। अब CSIR क्या है, औद्योगिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आते नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो आपको सीधा आंसर करना है विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो डॉक्टर अश्विनी कुमार को दिया गया बायोलॉजी में, और मड्डिका सुब्बा रेड्डी को दिया गया। केमिस्ट्री की बात करें तो अक्काडू दी वीजू को दिया गया और देवदत्त मैती को दिया गया। लिख रहे हैं क्या, ठीक।
ये हम शेयर कर देंगे ना, आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको फोकस करना है जो आए वो बस। दिखता नहीं है इतने पास से कई बार। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, स्टार बना लो अच्छे से, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार बेटा याद रखिएगा किनको दिया गया, तो ये अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं डेनियल वरेनबोइम, डेनियल वरेनबोइम को दिया गया था। डेनियल वरेनबोइम। और एक फिलिस्तीनी कार्यकर्ता हैं अली अबू अब्बाद। देखो चांसेस कम रहेंगे क्योंकि इंडियन नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए पढ़ा रहे हैं। अगर किसी इंडियन को दिया जाता है तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 डेनियल वरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। ठीक है, अली अबू अब्बाद कहाँ के हैं? फिलिस्तीन के हैं। आपको पता है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में बहुत विवाद चल रहे हैं, तो यहाँ शांति स्थापना के लिए इनको दिया गया। और इसके अलावा डेनियल वरेनबोइम को दिया गया। ठीक है, क्लियर है, लिख लिया आपने? नेक्स्ट आ जाइए, मैंने कहा था लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2022। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है बेटा भारत मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग देता है, उत्तम सिंह को दिया गया। अब देखो 2022, बस ये याद रखना क्योंकि ईयर बदल जाते हैं क्वेश्चन में। लता मंगेशकर अवार्ड 2022, लता उत्तम, किनको दिया गया? उत्तम सिंह को। तो लता मंगेशकर अवार्ड 2022 उत्तम सिंह को दिया गया। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लता उत्तम, लता मंगेशकर अवार्ड किसको? उत्तम सिंह को दिया गया। इसके अलावा मैंने बताया था राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार कहाँ से थे? मध्य प्रदेश के। ठीक है, खंडवा से थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, कल्चर मिनिस्ट्री देती है। और ये धर्मेंद्र को दिया गया। धर्मेंद्र सब जानते हैं ना, कौन सी मूवी वाले? कौन सी मूवी में थे धर्मेंद्र? वो भी नहीं बता पाएंगे कुछ लोग तो। हाँ, जय वीरू वाले, बस ठीक है। ठीक है, शोले। अभी एक धर्मेंद्र की पिक्चर आई थी, अरे नहीं पता आपको? धर्मेंद्र की आई थी जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका विवाह नहीं हो पाया था, उसकी याद में वो बीमार हो गए थे। हाँ बोलो। हाँ तुमने देखी है ना, तभी तो समझ में आता है। किसी ने देखी? रणवीर सिंह की मूवी थी। हाँ देखो, रॉकी रानी। ठीक है, चलो बढ़िया। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान बेटा धर्मेंद्र को दिया गया। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा बताना, फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? वही तो छूट जाता है जो आना होता है, बस बाकी तो सब पता है, विद्वान है हम लोग। चलो पहले अभी बता रहे हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसको? 2022 धर्मेंद्र को। लता मंगेशकर अवार्ड किसको? लता उत्तम। और ये दोनों 2022 के अवार्ड हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बता तो दो कौन से नंबर का? अरे एक ही तो प्रश्न पूछा है यार अभी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, चलो महिला थी जिन्हें मिला है। चलो फिर आलिया भट्ट इतनी बड़ी हो गई, बहुत पसंद है तुम्हें आलिया भट्ट यार। एक बात बताओ, आलिया भट्ट को कहाँ से मिल जाएगा अभी? महिला को। वेरी गुड। वहीदा रहमान,
वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, कौन से नंबर का? क्वेश्चन ये आता है। वहीदा रहमान को कौन सा दादा? 50। वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है, 53। देखिए आपको ध्यान रखना है, दादा साहब फाल्के कई बार पूछा गया है। तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 53वें नंबर का था वो वहीदा रहमान को मिला है। किनको मिला है? वहीदा रहमान को, ठीक है, याद रखेंगे। तो किशोर कुमार सम्मान धर्मेंद्र को, लता मंगेशकर अवार्ड 2022 बोलो उत्तम सिंह को, ठीक है, मतलब दिमाग में रखना। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान कौन से नंबर का? देखो खेल नंबर का ही है, आप भले कुछ भी याद रख लो, 53rd नंबर का, ठीक है। तो 53rd नंबर का मिला। सरस्वती सम्मान कौन से नंबर का था? 32। किनको मिला? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम, ठीक। और अगर हम बात करें व्यास सम्मान 33, तो 33वां व्यास सम्मान 2023, जबकि सरस्वती सम्मान 2022। 23 किसके लिए, किसको मिला? पुष्पा भारती। यादें, यादें और यादें, किसकी यादें? पुष्पा भाऊ की यादें, ठीक है। अब जैसे यहीं से अगर प्रश्न बनेगा, पुष्पा भाऊ को क्या मिला? अरे पुष्पा कौन? 69 फिल्म फेयर। सही बताया करो आप लोग, ऐसे बताते हो तो अच्छा नहीं लगता हमें। चलो हो गया यहाँ तक, याद हुए? चलो भाई, इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ को मिला है। 25th राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 का है। और ये राजस्थान की महिलाओं के आवासीय शिक्षण संस्थान है। वनस्थली विद्यापीठ का नाम सुना होगा आप सबने, काफ़ी फेमस है ये वनस्थली विद्यापीठ, इसके लिए दिया गया 25th राजीव गांधी, 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 किसको दिया गया? वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन बताओ, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? बोलो जल्दी बताओ। कितना सड़ा क्वेश्चन है यार, मोदी जी से ऐसी क्या लड़ाई, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 था बेटा, वो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को 1 अगस्त 2023 को दिया गया था। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको 4 नाम दे देंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस तरीके के, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। क्लियर कट याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या क्या हुआ जल्दी जल्दी बता दो एक बार। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? नहीं, शुरू से बात करो। हमने बात की थी विंदेश्वर पाठक की। तो विंदेश्वर पाठक कौन? बोलो। सुलभ इंटरनेशनल। और सुलभ इंटरनेशनल कब बना था? 1970 में, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा सुलभ इंटरनेशनल इन्होंने बनाए हैं। और इनकी कब डेथ हुई? 15 अगस्त 2023 को डेथ हुई है विंदेश्वर पाठक की। 10,000 से ज़्यादा इन्होंने सुलभ बनाए हैं। और ये पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। कौन? विंदेश्वर पाठक। फिर हमने बात की MS स्वामीनाथन जी की। तो MS स्वामीनाथन जो थे, इनकी कब, क्या बताया मैंने आपको?
इनकी डेथ 28 सितंबर 2023 को हुई और जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। क्या हैं ये? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ये, अच्छे से ध्यान रखना। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? कॉपी बंद करके बताओ। ठीक है, रमन मैग्सेसे, ठीक, 1971 में पद्म श्री, 1967 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण, 1989 में, इसके अलावा आइंस्टीन अवार्ड, इसके अलावा विश्व खाद्य पुरस्कार, इसके अलावा महात्मा गांधी, और इसके अलावा एक और हमारे महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, नेशनल अवार्ड। अच्छा, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी में क्या कॉमन है? दोनों की एक होती है 2 अक्टूबर। हाँ, ठीक, तो दोनों का जो जन्म की तारीख है, ईयर नहीं, ठीक है, जो तो डेट जो है, बर्थ की डेट, ठीक है, वो सेम है, 2 अक्टूबर। दो महान, मतलब इतिहास दोहराता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये दोनों लोग अच्छे से ध्यान रखना। और हम किन की बात कर रहे हैं? हमारे महान प्रधानमंत्री, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, श्री पंडित, कब से महान हुए? मैं नहीं मानता उन्हें महान, अरे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो, और कौन? गांधी जी, एक ही जन्म दिवस की डेट जो है, डेट, ईयर नहीं, ठीक है। अच्छा, इनसे एक क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं जरा भारत रत्न से, कि सबसे पहले भारत रत्न मरणोपरांत किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। तो कौन सा? भारत रत्न। अभी हम इस पे बात करेंगे, चूंकि उनका नाम आया तो इसलिए मैंने आपको बता दी। और गांधी जी को भारत रत्न नहीं मिला है, और गांधी जी को क्या भी नहीं मिला? क्या? कौन सा पुरस्कार? नोबेल शांति पुरस्कार भी नहीं मिला गांधी जी को। बार बार नॉमिनेट हुए लेकिन नहीं मिल पाया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो, ये तो हुई बात किसकी? बोलो जल्दी से। MS स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। दो क्लास में याद कर लो, जिससे आप भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि खेल तो बस यही है। व्यास सम्मान, जल्दी जल्दी। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं ये, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। हाई यील्डिंग वैरायटी जो है इन्हीं ने बनाई थी, क्योंकि हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज किया है हाई यील्डिंग HYV जो बीज थे वो इन्हीं के थे, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। हाँ जी, व्यास सम्मान 33 किसको? पुष्पा भारती, यादें यादें और यादें। सरस्वती सम्मान 32 नंबर का 2022 का किसको? शिव शंकरी, क्या? सूर्यवंशम, ठीक है। कुछ नहीं तो सूर्यवंशम याद रख लो आप, तो बस याद रख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद श्री रामभद्राचार्य जी की बुक अष्टाध्यायी भाष्य। अष्टाध्यायी किसकी बुक? पाणिनि की। और महाभाष्य किसकी बुक? पतंजलि की। और अष्टाध्यायी भाष्य श्री रामभद्राचार्य जी की। और 2 किताबें क्या है? श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला और एक श्री रामानंदाचार्य चरित्र, ठीक है। और किस पीठ की स्थापना की इन्होंने? तुलसी पीठ की स्थापना की थी। चलो बढ़िया। कहाँ पे है ये? तुलसी पीठ जो है वो आपका चित्रकूट सतना में स्थित है। हो गया यहाँ तक? कोई समस्या? फिर हमने क्या बताया आपको? लता मंगेशकर अवार्ड 2022 उत्तम सिंह। फिर हमने बताया किशोर सम्मान धर्मेंद्र को। फिर हमने बताया 53वां दादा साहब फाल्के किसको दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलो, और देखिए ये चीज़ें आपको याद ही तब होंगी बेटा जब आप बार बार इन्हें रिपीट करेंगे, तो इसलिए कृपया करके रिपीट करने की जहमत उठाएं।
ठीक, अब हम आ जाते हैं बुकर पुरस्कार पे। मैंने आपको बताया था एक बुकर था, एक इंटरनेशनल बुकर था। तो क्या हुआ, लिंक चली गई क्या? बुकर पुरस्कार जो है ये आपको ध्यान रखना है 2023 का है। बुकर पुरस्कार है कब का? 2023 का। और किसको मिला है? आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच। कौन थे ये? पॉल लिंच। ठीक है, तो आयरलैंड के लेखक थे पॉल लिंच, इनको दिया गया। और इनका जो उपन्यास है वो प्रॉफिट सॉन्ग है। तो आपको देखिए, एक तो कब का पुरस्कार है? तो 2023 का है, एक बात। दूसरी चीज किसको मिला? तो आयरलैंड के राइटर थे पॉल लिंच, और इनका जो उपन्यास है वो है प्रॉफिट सॉन्ग। तो किसके लिए दिया गया इन्हें? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, लाभ के लिए गाना गाया था, ऐसे समझ लो, कुछ नहीं तो प्रॉफिट मान लो, थोड़ा सा प्रॉफिट है हालांकि। तो प्रॉफिट सॉन्ग जो है इसके लिए इन्हें क्या दिया गया? बुकर पुरस्कार 2000। और इंटरनेशनल नहीं, अभी ध्यान रखना है, ये बुकर पुरस्कार कह रहे हैं, अपनी मर्जी से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मत कर देना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन दोनों मिलने वाले। तो पॉल लिंच जो थे इनको दिया गया। इसके बाद एक, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिस यूनिवर्स कौन सी थी? तो 72 मिस यूनिवर्स 2023, अभी 2023 में कौन? ठीक है, हाँ हाँ, ये तो जगह है ठीक है इनका, ठीक है, सेनिस पलासियोस। देखो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आयोजित हुआ, तो अल सल्वाडोर में कोई बात नहीं 70, अरे यार फिर बोल नहीं पाएंगे ना, हमें भी हंसी आती है, हम भी मानव है। तो 72वां मिस यूनिवर्स जो है वो किसको, कौन बनाई गई? तो आपको ध्यान रखना है सेनिस पलासियोस। ठीक है, नाम सही लिखिएगा, SHEYNNIS, सेनिस पलासियोस। तो सेनिस पलासियोस ने 72 नंबर का जो मिस यूनिवर्स अवार्ड था 2023 का, ये जीता था। ठीक है, और ये निकारागुआ की थी। कहाँ की थी ये? निकारागुआ की। और ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पर है? तो आपको ये ध्यान रखना है अल सल्वाडोर में हुई है। कहाँ पे? अल सल्वाडोर जगह है जहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। और किसने जीता? तो सेनिस पलासियोस। ठीक है ना, तो पलासियोस, अच्छे से ध्यान रखना, नाम बड़ा खतरनाक सा है, सेनिस पलासियोस। बोलो, सेनिस पलासियोस। ठीक है, और ये पुरस्कार जीतने वाली निकारागुआ की ये पहली महिला हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना, जब भी कोई व्यक्ति फर्स्ट बनता है किसी देश का तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो। जैसे किसी देश की अगर कोई पहली महिला राष्ट्रपति बनी, इससे पहले उस देश में कभी कोई महिला राष्ट्रपति या महिला प्रधानमंत्री बना ही नहीं, तो ऐसे प्रश्न आप देखेंगे कि आयोग ने पहले भी पूछे हैं, तो थोड़ा दिमाग खुला रखिएगा। क्या नाम है? ठीक, सेनिस पलासियोस। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 65 रमन मैग्सेसे अवार्ड लिख लीजिए, 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023, मतलब करेंट ईयर के लिए ही था जो लास्ट है। तो 65 रमन मैग्सेसे अवार्ड। अच्छा, रमन मैग्सेसे अवार्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? एशिया का नोबेल। वेरी गुड। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि एशिया का नोबेल प्राइज क्या कहलाता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया या एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आने की संभावना कैसे रहती है? चूंकि इसमें सिर्फ हमारे काम के हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन। आपको याद हो, मैंने आपको बहुत पहले क्लियर कट बताया है कि हमें इंडिया और एमपी पे फोकस ज़्यादा करना है बजाय हर किसी को जानने के। तो चूंकि हमारे यहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट समझते हैं, मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, ऑन्को मतलब कैंसर और लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट। तो कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन, तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया। ठीक, याद रखिएगा अच्छे से, बाकी के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो मैं आपको जब दूंगा तो आप पढ़ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ वो बताएंगे जो हमें लगता है कि पेपर में आने की संभावना रखता है।
तो डॉक्टर आर रवि कन्नन जो थे, अच्छा कौन बनेगा करोड़पति में आया था, चलो बधाई हो। तो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि कन्नन जो हैं ये प्रतिष्ठित, ठीक है ना, तो क्या है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब सर्जरी करके कैंसर ठीक करने वाले डॉक्टर हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड, और ये क्या कहलाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। ठीक है। अब अच्छा, आप बता सकते हैं कौन पिता पुत्र हैं भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? उनके पुत्र कोई हैं आपको लगता है कि महान हैं? नाम ही नहीं बता पाओगे पहले तो, भीमराव अंबेडकर के, उनको हटा दो। चलो अब बोलो। बाबा आमटे तक तो ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या है? ठीक है, बाबा आमटे को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। और बड़ी बात बताऊं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को भी रमन मैग्सेसे मिल चुका है। ठीक है, मतलब हल्के में नहीं लेना है सीएम साहब को, विद्वान व्यक्ति है वो एक अलग बात है कि ईडी पीछे पड़ा है। ठीक है, पुत्र का नाम बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, बाबा आमटे किस आंदोलन से संबंधित है मध्य प्रदेश के? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब और किसने शुरू किया था, जरा देखें तो। मेघा, बोलो। मेघा की मेधा क्या थी, मेघा पाटकर या मेधा पाटकर? धा या घा? MEGH है कि MEDH है? ठीक है, तो मेधा पाटकर जो हैं, अब कहते लोग ऐसे ही है मेघा पाटकर, वो थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है। तो मेधा पाटकर जो हैं और बाबा आमटे, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। आपको पता है नर्मदा नदी पे कौन सा बांध? सरदार सरोवर। और मध्य प्रदेश में कौन सा? ओंकारेश्वर बांध। कुछ भी बोल दो। इंदिरा गांधी सागर, मतलब नाम क्या बांध का? पुनासा डैम। क्यों नहीं बोल रहे, इतनी देर से बोले जा रहे हो, दुनिया भर की कहानी सुना दी। पुनासा डैम बोल दो ना सीधा। इंदिरा गांधी सागर सही है, पुनासा डैम। क्वेश्चन एक्चुअली इसी से आया था कि पुनासा डैम के विरोध में। ठीक है, किन्ने? मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो बेटा नर्मदा बचाओ आंदोलन कब का है, ईयर? चलो ऑप्शन देते हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आते हैं पीएससी में ऑप्शन। 1983, 84, 85, 86। मारो तुक्का, क्या दिक्कत है, लगाओ लगाओ लगाओ। चलो वापस आ जाओ। तो रमन मैग्सेसे, अच्छा आपको होमवर्क देते हैं, अच्छी चीज पढ़ने मिलेगी आपको। आपको पढ़ना है, जान मान के छोड़ रहा हूं, बता सकता हूं मैं तुरंत ही। बाबा आमटे के बेटे का नाम क्या है? डॉक्टर हैं, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे। पढ़ना थोड़ा सा, जिससे आपको पता चले कि कितना कितना काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, एक पूरा ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में ये बाबा आमटे, इनकी पत्नी, इनके 2 बेटे, उनकी बहुएं, उनके बेटे, और इस पूरे एरिया से इनने पता नहीं कितने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS और बहुत सारे अधिकारी जो हैं, उन किन बच्चों को, जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, इनने पूरा अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। ठीक है, और जहां ये रहते हैं उस जगह का भी नाम है बाबा आमटे का, जिस क्षेत्र में ये सेवाएं देते हैं, इनके आश्रम का नाम है। पढ़ेंगे तो मिलेगा, थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, एक आध बार तो पढ़ें, आप भी पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, देखते हैं कल हम। चलो, तो इनको याद रख लीजिएगा, रमन मैग्सेसे। अच्छा एक और प्रश्न है, रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता पहले भारतीय कौन थे? जल्दी करो, समय कम है।
सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, देखो अभी मैंने बताया था बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल लिंच। ठीक है, अब है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडिनोव, लिख लो अच्छे से, और एंजेला रॉडेल। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, बुल्गारिया के लेखक कौन है बेटा? जॉर्जी गोस्पिडिनोव और एंजेला रॉडेल द्वारा अनुवादित एक उपन्यास है टाइम शेल्टर। ठीक है, इसके लिए इन्हें दिया गया। किसके लिए? टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। और वो किसके लिए था बुकर प्राइज? प्रॉफिट सॉन्ग, वेरी गुड। प्रॉफिट सॉन्ग कहाँ के थे और बुकर प्राइज वाले? आयरलैंड के थे। ठीक है, और क्या नाम था? पॉल लिंच। ठीक है, तो बुकर वाले हैं पॉल लिंच, आयरलैंड के हैं, और उनका जो था क्या था वो? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पिडिनोव और एंजेला रॉडेल का जो ट्रांसलेशन है टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और बड़ी बात, टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास है। तो बुल्गारिया का पहला उपन्यास भी है टाइम शेल्टर, जिसने क्या जीता? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना बुकर और, हाँ जी बोलिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछने लगे, ये तो गलत बात है। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि आपको बताना है। हम तो बता ही देंगे फिर सब कुछ, थोड़ा सा क्या बोलिए, कौन क्या बोल रहा है? वेरी गुड, ठीक है, आंसर भी दिया किसी ने। और आप में से कोई देना चाहेगा? अरे क्वेश्चन ही भूल गए, फिर कल क्या बताओगे? भारत के पहले रमन मैगसेसे अवार्ड विजेता, थोड़ा अच्छे से बोल दो, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं वो भारत के पहले व्यक्ति हैं, महिला नहीं है। और ये ठीक है, कौन है? पुरुष हैं, आचार्य विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो हैं, आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने जीता था पहली बार क्या, कौन सा पुरस्कार? रमन मैगसेसे अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। और अभी किनको मिला रमन मैगसेसे 2023 का? आर रवि कन्नन। ठीक है, तो आर रवि कन्नन। देखो इसलिए रिपीट थोड़ा सा करवा रहे हैं जिससे आप थोड़ा नाम के लिए फेमिलियर हो, क्योंकि अगर नाम रिपीट नहीं करेंगे तो डॉक्टर आर रवि कन्नन जो थे इनको मिला था। जबकि मिस यूनिवर्स कौन बनी है? क्या थी? यूनिवर्स में सा। अच्छा ठीक है, कहाँ की थी ये? अल सल्वाडोर में तो प्रतियोगिता हुई, निकारागुआ। निकारागुआ की पहली महिला हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है भाई। सही है, अल सल्वाडोर में प्रतियोगिता हुई मैडम। ठीक है, और वो निकारागुआ की महिला थी। जैसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए आप हो मिस यूनिवर्स, क्या हो? बोल दो, बोलने में क्या जाता है? सुंदर सुशील कन्या तो हो ही आप बन गई मान लो मिस यूनिवर्स। भारत की कौन थी मिस यूनिवर्स फर्स्ट? सुन रही हो? तो कहाँ की? अल सल्वाडोर। देखो एक होता है हर साल अलग अलग जगहों पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है, तो वो जगह जहाँ मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी वो थी अल सल्वाडोर। ठीक है, और इसमें विजेता जो हैं वो कहाँ की हैं? निकारागुआ। चूंकि निकारागुआ एक देश है
इस देश की ये पहली महिला हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? हाँ जी, अब बोलिए। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स रीता नहीं रीता फारिया, रीतिया, ठीक है ना, तो रीता फारिया थी। और अच्छा, मिस वर्ल्ड कौन थी फिर? अब बताओ, रीता फारिया या सुष्मिता सेन? लो फंसा देते हैं, आप ही लोग पूछो, आप ही को बता देते हैं। सुष्मिता सेन क्या बनी थी और रीता फारिया क्या बनी थी? पक्का याद है आपको? क्या? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है एक बार? पहली भारत की मिस यूनिवर्स कौन? बदल गई कहानी? अच्छा, और मिस वर्ल्ड? आप तो गलत ही बता रहे हैं फिर। अच्छा, और कहानी बदल दी उनने हाँ, अब बता दो भैया। हाँ तो उलझिए ना। पहली मिस यूनिवर्स इंडिया की, बोलो सही से, जिसको सही पता हो। कौन है? बोलिए, पक्का? अच्छा, सुष्मिता सेन, ठीक है। और मिस वर्ल्ड? अब ठीक है, उल्टा नहीं करना। ठीक है, तो सुष्मिता सेन और आपकी कौन? रीता फारिया। रीता फारिया पहली भारत की मिस वर्ल्ड हैं, विश्व सुंदरी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। और ये सुष्मिता सेन है, मिस यूनिवर्स हैं। आपको पता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में एक हड्डी देखी जाती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। बोलो, कॉलर यहाँ है तो कॉलर बोन, क्लेविकल। तो पूछा जाता है ब्यूटी बोन कौन सी है? अरे ब्यूटी कंपटीशन है ना, तो ब्यूटी बोन कौन सी? मतलब पहले ऐसे माना जाता था कि अगर मोटी ताजी लड़की है, मोटी ताजी समझ रहे हो ना, तो उस स्थिति में इसे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उसकी क्लेविकल नहीं दिखेगी। ठीक है, तो क्लेविकल क्या? ब्यूटी बोन या कॉलर बोन। ये क्वेश्चन आया है साइंस में, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? तो ये जो क्लेविकल है यहाँ से यहाँ तक, ये कॉलर बोन है, क्लेविकल है, इसी को ब्यूटी बोन कहते हैं। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड जो है वो रीता फारिया। इनको आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी का? इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो क्या कर देते हैं, इन्हें एक साथ बिठा देते हैं। तो एक साथ मत बिठाइए, इन्हें अच्छे से बिठाइए जिससे वो गलत ना हो। चलिए भाई, ये तो हुई बात इसकी। अब हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा। इसमें कोई प्रश्न? हाँ, भारत रत्न जान मान के आखिरी में लिया, जिससे कि थोड़ा सा आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाए, नहीं तो अकेला यही हो पाता जब से अब तक। भारत रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ? बताओ जल्दी से फटाफट। 1954 से स्टार्ट हुआ। चलो, पहले तीन लोग, सी राजगोपालाचारी, जल्दी बोलो, एस राधाकृष्णन, हाँ, और तीसरे सीवी रमन। ठीक है, क्रम अगर आपसे एकदम पूछे पहले ही कौन, तो सी राजगोपालाचारी। मेरी लिस्ट नहीं है, भारत सरकार की लिस्ट में ऐसे ही डले हैं। ठीक है, इन्हें मिला एक ही सन में, एक ही साथ है, लेकिन क्रम क्या है? जो सीरियल नंबर डला है मैं आपको सेंड कर दूंगा, भारत सरकार की जो लिस्टिंग है, मेरा कुछ नहीं है, उन पे ही क्लेम करना जो भी करना हो। ठीक है, मैं तो वही बता रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं। तो 1 2 3 जो है ये कौन है? 1 कौन है? सी राजगोपालाचारी। 2 कौन है? बदल दो नाम, एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये 3 लोग हैं जो आपको ध्यान रखने सीधे सीधे। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, थोड़ा बताइएगा।
ठीक है, चलो पहले दूसरे तीसरे हो गए, इन्हें एक साथ मिला 1954 में। इन पे थोड़ी डिटेलिंग हम भी थोड़ी देर में बता देंगे आपको। पहले मुझे ये बताओ सचिन तेंदुलकर को कब मिला? पक्का? अब मैं पूछूं कौन से नंबर का मिला? देखो, जब पता है किसी को फंसाना होता है क्वेश्चन में, तब बोलते हैं ना अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2014 में किसे? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अब सचिन के साथ उसी ईयर में किसको और मिला था? अरे यार कुछ भी नहीं बोलो, ऐसे तुम गलत बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा आप ही का क्वेश्चन, हमें कोई मतलब नहीं है। इनके साथ क्या? फिर से बोलो। इनके साथ, सचिन के साथ 2 लोगों को मिला था, आपने किसी और को जबरदस्ती और बना दिया नया व्यक्ति। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, सचिन के साथ में मतलब जिस साल सचिन तेंदुलकर को मिला उसी साल एक वैज्ञानिक को मिला था, और वो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। अब बताओ, बोलो भाई कौन बोल रहा है अच्छे से? बोलो। पता क्या किया? एक ही नाम पूरा था उनका, CNR राव। बच्चे ने तोड़ा, आधा इधर दे दिया, एक व्यक्ति ये और आधा इधर, और वो 2 बता रहे हैं। ठीक है, CNR राव साहब हैं। कौन है? CNR राव। कौन से राव? तो CNR राव को मिला 2014 में ही, और सचिन तेंदुलकर को मिला। अच्छे से ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि CNR राव 42वें थे और सचिन तेंदुलकर 43वें नंबर के व्यक्ति थे। आप लोग नोट कर लो अच्छे से। देखो, पहले दूसरे तीसरे तो हो गए सी राजगोपालाचारी, S राधाकृष्णन और CV रमन। इसके बाद हमने क्या कहा? 42nd CNR राव, 43rd सचिन तेंदुलकर, 44 कौन होंगे? बुद्धू। हाँ, होना है तो मैं बुद्धू बोलता रहूंगा, क्या दिक्कत है? अब फिर 2 लोगों को मिला था, सोच लो। और कब मिला इन्हें? अरे भगवान, मर गए। अटल जी और मदन मोहन मालवीय। ऐसे तो गलत होंगे क्वेश्चन लोगों के। और ये कब मिले दोनों लोगों को? 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, और 45वें नंबर के थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। अब इसके बाद किसको और कब? किस किस को? अब है 2019 में है अब। और कौन कौन है? अच्छा, क्रम क्या है इनका? क्योंकि तभी तो हम आगे बढ़ेंगे सही क्रम से। अभी हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्या बताया हमने आपको? 42nd CNR राव, 43rd सचिन रमेश तेंदुलकर, फिर 44 अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, 45 मदन मोहन मालवीय। अब 46 नंबर पर कौन आएंगे? 3 लोगों को मिला एक साथ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां ये तीसरे थे जिनको आप पहले पे रख रहे हैं। कौन? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अब इनके पहले कौन 2 लोग थे? 46 और 47, वो आप हमें बता दो क्रम अच्छे से। कौन कौन थे? तो नानाजी देशमुख और फिर भूपेन हजारिका। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जो थे, ये था क्रम। तो यहां कौन आएंगे 46 में? नानाजी
देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, और इसके बाद 2024 कब घोषणा हुई? 25 थी। कौन से नंबर के होंगे? इतने दिन हमने एक दिन और भी पूछा था क्वेश्चन आपसे, तब से लेके आज तक आप लोग पढ़ नहीं पाए ये बात। ठीक है, पूछा था मैंने कौन से नंबर का है, तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं, ठीक है, 2024 के। अब कनेक्ट कैसे करोगे इन चीजों को, ये बताओ बस आप। तो सोचो। अच्छा आप देखो, 2014 इलेक्शन ईयर, 2019 इलेक्शन ईयर, 2024 इलेक्शन ईयर, तो 14, 19, 24 बीच में ये तो महान लोग हैं। 15 में तो अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को, ये तो एक्सेप्शनल हो गया। तो 3 अगर आप ईयर अगर नहीं कंफ्यूज होना है तो, अच्छा एक साल में कितने अधिकतम लोगों को दिया जा सकता है? तो 3। इंटरकनेक्ट किया, पढ़ा? ठीक, बढ़िया। और वैसे भी देखो 3 ही, एक साल में अधिकतम 3, कोई एक्सेप्शनल नहीं, अधिकतम 3। यही लिखना है आपको कि एक साल में कितने दे सकते हैं? 3 दे सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कभी कि भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा सकता है एक साल में? तो 3 लोगों को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि जो 3 लोग हैं इन्हीं को ये दिया गया है। और आप किसी भी ईयर में अगर देखने की कोशिश करें तो 3 से ज़्यादा नॉर्मली कहीं नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको यही देना है कि कितने लोगों को दिया जा सकता है एक साल में? 3 लोगों को। तो ये क्वेश्चन है। अब पहले मैंने पूछा था मरणोपरांत पहली बार किसको पोस्टुमस रूप से? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, इनकी डेथ कहाँ हुई? किस समझौते के दौरान? ताशकंद समझौता था। ताशकंद जो समझौता था वहां पर इनकी डेथ हुई थी। कहां पे? कौन सा देश है ये? अफगानिस्तान। वाह, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी। तो मृत्यु या कहें मृत्यु पर्यंत पहली बार पोस्टुमस रूप से फर्स्ट टाइम किसको दिया गया? तो आपके श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इन पर थोड़ी सी अभी चर्चा करनी है, मैं एक एक करके करूँगा। पहले इनको थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात यह है कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भारत रत्न। 1954 से इसे स्टार्ट किया गया था और 1954 में सी राजगोपालाचारी, श्री एस राधाकृष्णन और ठीक है सीबी रमन, इन 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। महात्मा गांधी जी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। इस चीज़ को भी आप दिमाग में अच्छे से रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो आगे हम देखते हैं पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। वेरी गुड। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं पहले विदेशी, पहले फॉरेनर हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, लेकिन कई बार खान अब्दुल गफ्फार खान को विदेशी नहीं मानते क्योंकि उस समय पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत जो कि भारत का हिस्सा था उसमें ये रहते थे। फिर बाद में ये पाकिस्तान चले गए। और खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप जानते हैं ना, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्या? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। और इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई थी, एक खुदाई खिदमतगार और इन्होंने चलाया था लाल कुर्ती आंदोलन, तो रेड शर्ट मूवमेंट। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रही है बात? क्या बोले हम?
पहले विदेशी तो फर्स्ट फॉरेनर के रूप में हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्हें दिया गया था भारत रत्न। ठीक, इसके बाद दूसरे विदेशी के रूप में हम किन्हें देखते हैं, नेल्सन मंडेला को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इन्हें हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इनकी संस्थाएं खुदाई खिदमतगार, ठीक है, क्या थी, खुदाई खिदमतगार। और इसके अलावा एक संस्था कौन सी है, लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट जो है वो इन्होंने चलाया था। किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक, तो इनको आप याद रखिएगा। तो हमने भारत, अब पहले विदेशी हो गए, पहले मरणोपरांत हो गए, फर्स्ट पॉस्टुमस। ठीक, इसके अलावा सबसे कम उम्र के, मिनिमम एज वाले कौन, श्री सचिन रमेश चंद्र तेंदुलकर। और ये कौन से नंबर के थे, तो 43rd थे। तो CNR राव साहब को पहले और फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर, दोनों को 2014 में मिला था। 2015 में जब हम बात करते हैं तो 44वें नंबर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी और 45वें नंबर पर मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय जी वही हैं जिन्होंने BHU की स्थापना की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। कब की है, 15, 16, 17, ठीक है। तो BHU की स्थापना की है इन्होंने, बनारस हिंदू। अच्छा, BHU किसकी स्थान पर बना, क्या था ये पहले, अब पूछें जरा, क्या था ये, हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सी कोई नहीं, ठीक है। तो ये था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। और हिंदू कॉलेज किसने बनाया, अच्छा सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसका है, वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसका है, एनी बेसेंट का। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था वो एनी बेसेंट का था, और उसी की जगह मतलब वही किस में कन्वर्ट हो गया आगे चल के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो BHU बन गया ये 1916 में, मदन मोहन मालवीय, ये ध्यान रखना। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, महामना। और चूंकि बेटा ये आपके आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्रेस है, महामना एक्सप्रेस, ये भी चलती है। तो महामना एक्सप्रेस कहाँ से चलती है, आपके भोपाल से ही चलती है। भोपाल से खजुराहो के बीच में महामना एक्सप्रेस चलती है। तो इन्हीं के नाम पर है ये, मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर। और कौन सी संस्था है जो इन्होंने गठित की है, चलो ऐसे पूछ लेते हैं, कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। आवाज आ रही है ना, लाइव में रिप्लाई करिए कोई। लाइव क्लास रिप्लाई करो भाई, आवाज आ रही है, बस बहुत है, इतनी आ जाए, बस खत्म ही करना है। तो जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं अब, चलिए ठीक है। शुरू से पूछ रहा हूँ, बता दीजिएगा। व्यास सम्मान पुष्पा भारती कब का, 2023 का। और 2000 कौन से नंबर का था, 33। और किसने दिया, यादें यादें और यादें, और के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान 32 नंबर का 2022 का। और किसको, शिव शंकरी, ठीक। और सूर्यवंशम, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ही बात कर लेते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार उत्तम सिंह, लेकिन 2022 का। और 2022 का ही किशोर सम्मान धर्मेंद्र को। 53वां क्या पूछ रहे हैं, दादा साहब पुरस्कार वहीदा रहमान, ठीक। इसके अलावा बुकर पुरस्कार पॉल लिंच, आयरलैंड के थे, रचना प्रॉफिट सॉन्ग, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इसके बाद इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, हाँ अब बताओ,